नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी नेगी, राजनीति विज्ञान विभाग पीएनजी पीजी कॉलेज रामनगर नैनीताल से। आज हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के तहत राष्ट्रीय हित नेशनल इंटरेस्ट के विषय में अध्ययन करेंगे। राष्ट्रीय हित का अर्थ हम सर्वप्रथम देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विदेश नीति को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। जब हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी का हम इसमें अध्ययन करते हैं। और जब विदेश नीति का निर्धारण होता है या विदेश नीति की हम बात करते हैं, किसी भी देश के राष्ट्रीय हितों का उसमें महत्वपूर्ण स्थान होता है। जिस देश की विदेश नीति राष्ट्रीय हित को सफल बनाती है वही विदेश नीति सफल कहलाती है। दिसंबर 1947 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लोकसभा में भाषण देते हुए कहा, किसी भी देश की विदेश नीति का आधार उसके राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा है। भारत की विदेश नीति का ध्येय इसके राष्ट्रीय हित की सुरक्षा है। कहते हैं कि जब हम विदेश नीति का निर्धारण कर रहे हैं तो हमें यह ध्यान में रखना होगा कि हमारे देश के लिए कौन सी नीतियां या किस देश के साथ संबंध बनाना हितकर है, किस देश के साथ अच्छे मैत्री संबंध बनाकर और किस देश से दूरी रखकर हम अपने हित कर सकते हैं, तो यही राष्ट्रीय हित कहलाता है। यह एक बहुआयामी शब्द है, अर्थात अनेक अर्थ हम इसमें देखने को मिलते हैं। स्पष्ट परिभाषा इसकी नहीं दी जा सकती। जोसेफ फ्रेंकल के अनुसार राष्ट्रीय हित विदेश नीति का आधारभूत सिद्धांत है। प्रोफेसर होल्सनी के अनुसार अर्थ के अनिश्चितता के कारण राष्ट्रीय हित के स्थान पर राष्ट्रीय लक्ष्य शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि जब राष्ट्रीय हित अनेक अर्थों को दिखाता है, एक स्पष्ट अर्थ या परिभाषा हम इसकी नहीं दे पाते हैं, तो हमें यह मानना चाहिए कि कोई भी देश या राज्य अपने विकास के लिए किन लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता है, इसी को हम राष्ट्रीय हित की श्रेणी में रख लेते हैं। देश काल और परिस्थिति के अनुसार जो राष्ट्रीय हित हैं वे अलग अलग होते हैं। अगर हम किसी विकसित राष्ट्र को ले लें, अमेरिका को ले लें, विकासशील राष्ट्र को ले लें जैसे भारत है, अविकसित राष्ट्र को हम ले लें, तो सभी के राष्ट्रीय हित अपने आप में अलग अलग होंगे। या आज से 50 वर्ष पूर्व भारत के राष्ट्रीय हित और वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय हित अलग अलग होंगे। चार्ल्स लर्च व अब्दुल सईद के अनुसार राष्ट्रीय हित व्यापक, दीर्घकालीन एवं सतत उद्देश्यों पर आधारित होते हैं, जिनकी प्राप्ति हेतु राज्य, राष्ट्र व सरकार में सब अपने को प्रयत्न करता हुआ पाते हैं। इनका कहना है कि जो राष्ट्रीय हित है या राष्ट्रीय जो उद्देश्य है वे बहुत व्यापक है, इसको हम एक सीमा में नहीं बांध सकते। एक राष्ट्र के विकास के लिए जितनी भी आवश्यक चीजें हैं वे सब राष्ट्रीय हित में आती है। दीर्घकालीन है और सतत है, बहुत लंबे समय तक इनका उद्देश्य हम मानकर चलते हैं और इनकी प्राप्ति हेतु कोई भी देश है वो प्रयत्नशील रहता है। कोई भी राष्ट्र है या उस राष्ट्र की सरकार है वह हमेशा प्रयत्नशील रहती है। राष्ट्रीय हितों का वर्गीकरण, जिन राष्ट्रीय हितों की हम बात कर रहे हैं कि ये दीर्घकालीन होते हैं, किसी भी देश के विकास के लिए आवश्यक होते हैं या देश के लिए अनिवार्य होते हैं, तो उनको बहुत सारी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे प्रमुख हित, गौण हित, स्थायी हित, अस्थायी हित, सामान्य हित, विशिष्ट हित आदि। सबसे पहले हम देखते हैं प्रमुख हित, जिसमें राष्ट्र की सुरक्षा, आर्थिक विकास और अनुकूल विश्व व्यवस्था आते हैं। ये अनिवार्य हित भी कहलाते हैं। इनके बिना कोई भी देश या कोई भी राष्ट्र अपना अस्तित्व नहीं बना सकता। जैसे कि जो दुश्मन राष्ट्र हैं या पड़ोसी राज्य हैं वो सदैव ये कोशिश करेंगे कि आपके भू क्षेत्र को अपने भू क्षेत्र में मिला लिया जाए, तो उसके लिए आपको सेनाओं की व्यवस्था करनी पड़ेगी। देश के आंतरिक क्षेत्र में हो सकता है कभी ऐसी अशांति उत्पन्न हो जाए तो आपको पुलिस की व्यवस्था करनी होगी, आर्थिक विकास करना होगा और वैश्विक या विश्व व्यवस्था के अनुकूल अपने आप को ढालना होगा। क्योंकि जहां हम कहते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो उसी तरीके से कोई भी देश अपने आप को विश्व से अलग रखकर नहीं छोड़ सकता, क्योंकि किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से दोनों ही तरीके से वह दूसरे देशों से प्रभावित होता है। तो उस व्यवस्था के अनुकूल खुद को ढालना, तो ये अनिवार्य तत्व है। इसके बिना किसी भी देश का या राष्ट्र का अस्तित्व नहीं बना रह सकता। दूसरा है गौण हित। ये अनिवार्य तो नहीं परंतु आवश्यक है। जैसे हम कहते हैं ना कि अगर मनुष्य जिंदा है तो सबसे अनिवार्य क्या है उसके लिए, उसके अंदर प्राण होने चाहिए।
उसके हृदय धड़कना चाहिए, उसके जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं वो जीवित रहने चाहिए, कार्य करने चाहिए। अगर इसमें से कोई भी बॉडी ऑर्गन्स खराब हो गया या फेल हो गया तो मृत कहलाता है मनुष्य। लेकिन फिर भी बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए आपको व्यायाम भी करना है, एक संतुलित भोजन भी करना है, और आपको अपना बौद्धिक विकास के लिए अच्छा साहित्य भी पढ़ना है। तो ये आवश्यक जो गौड़ हित है उसके अंतर्गत इस तरीके की हम बातें ले सकते हैं कि अपने समाज के विकास के लिए, संस्कृति के विकास के लिए और नागरिकों के विकास के लिए किसी भी राज्य या देश को किस प्रकार के कार्य करने हैं, तो ये गौड़ हित में आ जाते हैं। अगला आता है स्थायी हित। ये हित दीर्घकालीन उद्देश्य के लिए हुए होते हैं, लगभग सदैव बने रहने वाले हित हैं। जैसे भारत का दीर्घकालीन हित है शांतिपूर्ण आर्थिक विकास या शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। भारत कभी भी ये नहीं चाहता कि मैं पहले किसी देश पर आक्रमण करूं, लेकिन अगर कोई दूसरा देश उसके ऊपर आक्रमण कर रहा है तो वो डट कर उसका सामना करेगा। तो ये दीर्घकालीन हित में आते हैं। उसके पश्चात आ जाता है अस्थायी हित। ये परिवर्तनशील होते हैं, देश काल और परिस्थिति के अनुसार ये बनते और बिगड़ते रहते हैं या परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे विशेष समय में आप देखते हैं कुछ प्राकृतिक आपदाएं आ जाती है, कुछ ऐसी मानवकृत, जैसे वर्तमान में आ रहा है कि कोविड-19 को एक मानव हथियार, जैविक हथियार के तौर पर चीन ने उपजाया है। तो इस तरह की कठिनाई से निपटने के लिए तुरंत जो निर्णय लिया जाता है, वर्तमान में जो लॉकडाउन, इतना लंबा लॉकडाउन भारत में किया गया है, बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान भी देश को हो रहा है, लेकिन देश को बचाने के लिए, देश के नागरिकों को बचाने के लिए जो लॉकडाउन किया गया है ये अस्थायी है। ये कुछ समय बाद क्या होगा कि यह जब सामान्य परिस्थितियाँ होंगी यह हट जाएगा। तो इस तरीके के हित है अस्थायी। इसी की तरह कुछ प्राकृतिक आपदाएं आ जाती है, कई बार सुनामी वगैरह, तो इस समय जो निर्णय लिए जाते हैं, जो आर्थिक सहायता दी जाती है, वो सब अस्थायी हित में आते हैं। उसके पश्चात है सामान्य हित। ये वही परिस्थितियाँ हैं जो किसी देश को आर्थिक, व्यापारिक एवं राजनीतिक हित पहुँचाते हैं। तत्पश्चात आते हैं विशिष्ट हित। ये सामान्य हितों से ही उत्पन्न होते हैं। किसी विशेष क्षेत्र के विकास के लिए हम जब राष्ट्र की कुछ नीतियां बनाते हैं तो ये विशिष्ट हित में आते हैं। राष्ट्रीय हित के दो प्रकार देखे जा सकते हैं। प्रथम है स्थिर और द्वितीय अनिवार्य हित। अगर हम इसको शॉर्ट में देख लें तो राष्ट्रीय हित क्या हो गया, प्रथम स्थिर और दूसरे अनिवार्य हित। स्थिर जो हमेशा बने रहेंगे, ठीक है, जैसे आपका वैदेशिक आक्रमण से रक्षा करनी है, कुछ सीमाओं पर आपको सैनिक तत्पर करने हैं, या घरेलू क्षेत्र में आपको पुलिस की व्यवस्था करनी है, न्याय व्यवस्था की स्थापना करनी है। अनिवार्य भारत देश के विकास के लिए जो योजनाएं, जो नीतियां आपने बनानी है वो अनिवार्य हित में। इस फ्लो चार्ट के माध्यम से हम देख सकते हैं कि जो राष्ट्रीय हितों का संवर्धन होता है, जैसे आपकी कभी मित्र से कभी लड़ाई हो जाती है, किसी रिलेटिव से लड़ाई हो जाती है, तो आप अपना पक्ष रखते हैं, कुछ कूटनीतिक चालें करते हैं, कुछ दुष्प्रचार करते हैं और अपने आप को सही साबित करने का प्रयास करते हैं दूसरे लोगों के सामने। तो राष्ट्रीय हित को बढ़ाने के लिए कौन कौन से साधन अपनाए जाते हैं? राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि के लिए कुछ साधन हैं, जैसे कूटनीति और प्रचार, विदेश नीति, राजनीतिक युद्ध, साम्राज्यवाद, आर्थिक साधन, उपनिवेशवाद और युद्ध। विदेश नीति सबसे पहले हम देखेंगे। देशों के द्वारा या विभिन्न राष्ट्रों के द्वारा दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए विदेश नीति अपनाई जाती है। इसी के द्वारा एक राज्य दूसरे राज्य के साथ संपर्क स्थापित करता है और विदेश नीति में वार्ता होती है, एक या एक से अधिक देश वार्ता करते हैं, शिखर सम्मेलन होते हैं, संधि समझौते होते हैं, प्रचार होते हैं, एक देश से दूसरे देश को आर्थिक सहायता दी जाती है, अन्य आर्थिक उपाय किए जाते हैं, सैनिक शक्ति इसमें आती है और युद्ध के माध्यम से ही राष्ट्रीय हितों का रक्षण किया जाता है। कई बार क्या होता है, युद्ध करना बहुत आवश्यक हो जाता है अपने राष्ट्रीय हित के लिए या अपने देश की सुरक्षा के लिए। तत्पश्चात आ जाता है युद्ध। यह विभिन्न देशों के बीच हिंसात्मक संघर्ष है। वोल्टेयर के अनुसार इतिहास युद्धों, हिंसा, विनाश, दुखों तथा मृत्यु की कहानी है। सेनेक्लिडी के शब्दों में, यदि तीसरा विश्व युद्ध आता है, भगवान करे वह दिन कभी ना आए, ऐसा कभी ना हो जिसमें अधिकांश मानवों का नरसंहार हो जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में हमने देखा बहुत अधिक नरसंहार हुआ, तो अगर तृतीय विश्व युद्ध होता है तो लगभग सभी मनुष्य इसमें समाप्त हो जाएंगे। अब वर्तमान में भी देखते हैं कि अमेरिका द्वारा इराक पर हमला केवल इसलिए किया जाता है क्योंकि संपूर्ण क्षेत्र में अमेरिका एक विकसित देश है, लेकिन खनिज तेल के भंडार उसके पास नहीं है, तो उन भंडारों को कब्जाने के लिए वो बार बार हमला
करता है। और पाकिस्तान या चीन का आप देखते हैं भारतीय सीमाओं पर हमला, भारत के भू क्षेत्र को अपने आप में मिलाना, क्योंकि भारत का जो भू क्षेत्र है वो अपने आप में कई प्राकृतिक संसाधनों से युक्त है। अब कश्मीर को ही ले लीजिए, जो स्वर्ग है यहाँ का, इतनी सुंदरता वहाँ पे है। तो इस तरीके से अपने राज्य के हितों को साधने के लिए कई बार युद्ध को एक हथियार के रूप में अपनाया जाता है। साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद, यह वह शक्ति है जिसके द्वारा एक देश दूसरे देश पर आधिपत्य स्थापित करता है। आधुनिक युग में इसका अन्य रूप उपनिवेशवाद है। आप देखते हैं कि विदेशों में जो नागरिक रहते हैं एक अपनी कम्युनिटी बना देते हैं, उससे वहाँ पे एक अपना ग्रुप बना लेते हैं। जैसे भारत के नागरिक है, कनाडा में रह रहे हैं, तो अपनी पंजाबी संस्कृति, भारतीय संस्कृति को वहाँ पे जो पंजाबी लोग हैं वे बनाए रखते हैं और अपनी एक उप मातृभूमि वहाँ पे बना लेते हैं। तो एक तरीके से ये उपनिवेशवाद को हम देखते हैं। आर्थिक साधन, राष्ट्रीय हितों की पूर्ति हेतु इन साधनों का प्रयोग किया जाता है। जनता के जीवन स्तर को उठाना, स्वास्थ्य सुरक्षा, वैज्ञानिक तकनीकों को बढ़ाना, दूसरे देशों के साथ व्यापार को बढ़ाना और रोजगार के साधन उपलब्ध कराना, ये सभी कार्य शांति काल में किए जाते हैं। जबकि युद्ध काल में आर्थिक साधनों के तहत आवश्यक वस्तुओं का भंडारण और लोगों तक इसका पहुंचाना, हथियारों का निर्माण करना और अन्य देशों से सहायता लेना आर्थिक कारक में आते हैं। वर्तमान में भी आप देख रहे हैं कि कोविड-19 के लिए अगर कोई भूखा ना मरे, इसके लिए कोशिश की जा रही है कि खाद्यान्न उपलब्ध कराई जाए। तरह तरह की योजनाएं आप अपने चारों ओर देख रहे हैं। अगला है कूटनीति, डिप्लोमेसी जिसे हम कहते हैं। यह बातचीत के द्वारा राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि है। कुछ इस तरीके से वार्ता की जाएगी, कुछ इस तरीके से कार्य किए जाएंगे कि दूसरा देश आपके समर्थन में आ जाए। मॉर्गन्था के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जब आप पढ़ते हैं तो मॉर्गन्था का नाम महत्वपूर्ण है। कूटनीति का मुख्य लक्ष्य शांतिपूर्ण उपायों के द्वारा राष्ट्रीय हितों का संवर्धन है। मॉर्गन्था कहते हैं कि कूटनीति क्या है, शांति काल में कुछ ऐसे उपाय आपको करने हैं, कुछ ऐसी बातचीत, वाक चातुर्यता आपको करनी है जिससे आपके देश का लाभ हो, आपके देश को फायदा हो, या फिर इनाम या दंड के भय से भी आपके कूटनीतिक चालें आप चल सकते हैं। कूटनीति तभी सफल कही जा सकती है जब विपक्षी को बातों के द्वारा समझा बुझाकर अपनी बात मनवा ले। मतलब कूटनीति अपनी बातचीत के द्वारा आप बिना हिंसा के अपने कार्यों को करवा लें, तो यही एक सफल कूटनीति कहलाती है। कुछ कूटनीतिक चालें इस प्रकार है। आप देखते हैं कि भारतीय समाज में भी साम दाम दंड भेद, ये आपने देखा होगा। तो इसी तरह के जो इसमें हथियार है वो प्रयोग किए जाते हैं। तो सबसे पहले आता है समझाना। आप किसी देश को समझा बुझाकर किसी कार्य के लिए आप प्रेरित कर सकते हैं, या युद्ध की स्थिति है तो समझा बुझाकर युद्ध से आप पीछे हटवा सकते हैं उसको। बल प्रयोग, इसको तो अंतिम हथियार के रूप में लिया जाता है, जिसमें बल के द्वारा, युद्धों के द्वारा, सैनिकों के द्वारा दूसरे देश पर विजय प्राप्त की जाती है। पुरस्कार के द्वारा या रियायतें देकर, या किसी देश को आप कर्ज दे रहे हैं तो उसमें आप जो उसमें ब्याज दर है उसको कम कर सकते हैं। दंड या धमकी के द्वारा आप दंड दे सकते हैं, दूसरे देशों को धमकी दे सकते हैं, जैसे आपने पाकिस्तान को या चीन को दे दी कि अगर आपने दोबारा कोशिश की सीज फायर के उल्लंघन के लिए तो उसके लिए हम आपको दंडित कर सकते हैं या युद्ध छेड़ सकते हैं। तो इस तरीके से दूसरे देश को रोकने का, युद्ध करने से रोकने का, या उसके जो गलत इरादे हैं उनको रोकने का प्रयास किसी देश के द्वारा किया जाता है। उसके बाद आता है अहिंसक दंड। कुछ ऐसा दंड दिया जाए जो कि अहिंसक हो। जैसे वर्तमान में चीन के खिलाफ हो रहा है कि जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो उसकी स्थायी सदस्यता है उसको हटा दिया जा सकता है उससे, या फिर जो व्यापार होता है चीन के साथ उससे सारे देश दूर हो जाएं। तो किसी न किसी तरीके का दंड वर्तमान में चीन को देने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि जो कोविड-19 अर्थात कोरोना जो वायरस फैला है वो चीन की लापरवाही से ही फैला है। क्योंकि अगर शुरुआती दौर में वो बता देता है उसकी क्या स्थिति है या किस तरीके से फैल रहा है, या अपने जो वैदेशिक जो विमान हैं उनको वो रोक देता, तो इस तरीके से वो दूसरे देश में नहीं फैलता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, तो उसको दंड देने का कुछ न कुछ उपाय निकालने का प्रयास अमेरिका या अन्य देशों के द्वारा किया जा रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रीय हित किसी भी देश के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक है और उसके विकास के लिए भी ये आवश्यक है, क्योंकि जब तक राष्ट्रीय हितों का संवर्धन नहीं होगा कोई भी देश विकास नहीं कर सकता। और राष्ट्रीय हित
प्रत्येक देश और उसके काल, समय और परिस्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकता है। सारे देशों के राष्ट्रीय हित एक समय में एक से नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अलग अलग देशों की जो स्थिति है वो अलग अलग है। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अलग अलग परिस्थितियां हैं, तो सभी देशों के राष्ट्रीय हित अलग अलग होंगे। इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद।